बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। एमसीक्यूज में पूछता है बताएं जी ये वेल डिफाइंड है या नहीं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का 1 2 3 4 5 की बात हो रही है। एनी 5 नेचुरल नंबर्स, अब हमें पता नहीं चलेगा एनी 5 में कौन से आ रहे हैं। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि वो 5 नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। एनी 5 नेचुरल नंबर्स इज नॉट अ सेट बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये को छोटी सी एग्जांपल दे दी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। कैन देयर आर 3 वेज टू राइट अ सेट। टेबुलर मेथड है, डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेट बिल्डर नोटेशन। टेबुलर क्या है, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। डिस्क्रिप्टिव क्या होगा, ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू एन। एन मीन्स नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू हो रहे हैं, होल नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा हुआ है, वो भी हम नेचुरल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स का दूसरा नाम है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर पॉजिटिव की जगह नॉन नेगेटिव का वर्ड यूज़ हो रहा हो, अगर नॉन नेगेटिव लिखा हुआ तो फिर वो 0 से शुरू होते हैं। और होल नंबर्स का दूसरा नाम है नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 तो सो ऑन। इवन इंटीजर्स या इवन नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 0 से शुरू होते हैं, 0 2 4 6। अब -2 -4 -6 ये भी इवन नंबर्स ही हैं। मतलब अगर 2 इवन है तो -2 भी इवन है। ऑड इंटीजर्स कौन से हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 7 अप टू सो ऑन। प्राइम नंबर्स जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं हो रहे होते उनको कहते हैं 2 से शुरू होते हैं। ये 1 इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 से शुरू हो रहे हैं। 2 3 5 7 11 13 17 अप टू सो ऑन। और रेशनल नंबर्स आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये दोनों इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। q 0 भी ना, लोएस्ट फॉर्म भी हो। मतलब सबसे पहले आपने उनकी कटिंग करनी है। मतलब अगर 4/2 लिखा हुआ तो 2 2 4, पहले आपने उसको काट के लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है 5/7। लेकिन न्यूमरेटर जो है वो इंटीजर से है या नहीं है, यस। डिनोमिनेटर इंटीजर से बिलोंग करता है, नहीं, यस। लोएस्ट फॉर्म भी है, कटिंग भी हो गई है, नीचे 0 भी नहीं है, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर होगा। इसमें से अगर एक भी बात पूरी ना तो रेशनल नंबर्स नहीं है। ये अगर डेसिमल में लिखा हुआ फिर कैसे पता चलेगा। डेसिमल के बाद नंबर रुक गया, जैसे ये देखें मैं 0.5 लिखा, यहाँ पे स्टॉप हो गया, 5 से आगे कुछ भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। जो भी नंबर रुक जाएगा ना वो रेशनल नंबर होगा। लेकिन अगर रुक नहीं रहा तो आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि उसमें आपको कोई ऑर्डर नज़र आ रहा है, कोई तरतीब नज़र आ रही है या नहीं। अगर तरतीब नज़र आ रही है तो फिर भी वो रेशनल ही है। जैसे ये देखें 0.33333 अप टू सो ऑन, अब एक ऑर्डर है 333, तो ये रेशनल नंबर है। ये भी आपको एक ऑर्डर नेक्स्ट में नज़र आ रहा होगा 0.345 345 345। ये इन पर डॉट्स की बजाय वो ऊपर बार दे देते हैं, तो इसका भी यही मतलब होता है कि ये कंटिन्यू हो रहा है। कि पाई को हम लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखते हैं, एग्जैक्टली नहीं। अगर पाई नहीं लिखा हुआ 22/7 है, ये नंबर बजाते खुद रेशनल है। 22 जो है ये भी इंटीजर है, 7 जो है ये भी इंटीजर है, ये नंबर हमारे पास रेशनल नंबर होगा। कहते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स एक्स साइड दैट एक्स इज नॉट अ रेशनल। अगर रेशनल नहीं है तो वो जैसे √2 है। अब √2 जो है ये इंटीजर नहीं है, यानी कि ये जो बात है इसमें से एक भी इंटीजर से बिलोंग ना करता हुआ तो वो रेशनल नहीं होगा। पाई जो है वो इरेशनल है, 22/7 है तो वो रेशनल है। पाई की वैल्यू आपके पास इस तरह की आती है 3.1416 अप टू सो। इसमें आपको कोई ऑर्डर नहीं नज़र आ रहा, 1 4 1 6 2 3 5 7 9, ये 5 लाख डिजिट तक आप जाते हैं इसमें कंप्यूटर पे। ये आपको कोई तरतीब, कोई ऑर्डर नहीं दे रहा होता कि रेशनल या इरेशनल, दोनों में से कोई भी नंबर हो, उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर्स पे आगे आमतौर पे इस फॉर्म में लिखते हैं प्लस आयोटा बी, और आयोटा की वैल्यू क्या है √-1। सबसेट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। में ए में है 1 2 3, बी में भी 1 2 3 है, ए जो है वो सबसेट होगा बी का, इसको ऐसे लिखते हैं इज ए सबसेट ऑफ बी। और बी को सुपर सेट भी कहते हैं। अगर ए बी का सब सेट है तो बी जो है वो ए का सुपर सेट है। नल सेट या एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और एम्प्टी सेट। फाइव इज अ सब सेट ऑफ एवरी सेट। फाइव जो है वो आपके हर सेट का सब सेट भी होगा।
इक्वल सेट्स, दो सेट इक्वल कब होते हैं? अगर दोनों सेट एक दूसरे के सब सेट हैं तो वो इक्वल होंगे। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए, डे मॉर्गन लॉज लिख दिए हैं, होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या है? ए प्राइम या ए कंप्लीमेंट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ यू विच डजंट बिलोंग्स टू ए। इम्पोर्टेंट लॉ, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, कि अगर आप सेट को उसके अपने साथ ही यूनियन लें तो आपके पास वही सेट वापस आता है, या सेट का अपने आप के साथ इंटरसेक्शन लें तो वही सेट वापस आता है। कम्यूटेटिव लॉ वो क्या है? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव लॉ क्या है? कि आपके पास अब 3 सेट आ गए, अगर आपके पास 3 सेट हैं तो आप ब्रैकेट जिधर मर्जी दे दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये एसोसिएटिव लॉ है, यूनियन पे अप्लाई हुआ, ये एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हुआ है इंटरसेक्शन पे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंप्लीमेंट लॉ क्या है? कि ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू फाई, यू कंप्लीमेंट फाई, फाई कंप्लीमेंट यू। आइडेंटिटी लॉ क्या है जी? ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। नेक्स्ट क्या है? ए यूनियन यू, वो आपके पास यू यूनिवर्सल सेट वापस आ जाता है, इंटरसेक्शन यू वो आपके पास ए आ जाता है। यूनियन क्या है? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और बोथ, और इंटरसेक्शन में हमने वो सेट वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक इक्वेशन लिखी हुई नज़र आ रही होगी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इसमें x को हम अपनी मर्जी से वैल्यू देते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं x की जगह 0 लिखता हूँ तो आपके पास y का आंसर 1 आ जाएगा, x की जगह 1 लिखता हूँ y का आंसर 2 आ जाएगा, x की जगह -1 लिखता हूँ y का आंसर 0 आ जाएगा। मैंने ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिख दी। x को क्योंकि हमने अपनी मर्जी से वैल्यू दी तो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, लेकिन y की वैल्यू x की वैल्यू के हिसाब से आई है। जब x को 0 दिया था तो y की 1, x को 1 लिखा था तो y की 2, x को -1 लिखा था तो y की 0, तो y जो है वो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। रिलेशन क्या चीज़ है? ये एक सेट हमने लिख लिया A, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2, फिर नेक्स्ट सेट लिख लिया B, उसके एलिमेंट्स हैं 3 4। ये रिलेशन चेक करने से पहले वी विल हैव टू चेक द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B से हम उसको शो करते हैं, क्योंकि A पहले लिखा है तो एक एलिमेंट उठाएंगे, B के सारे एलिमेंट्स के साथ उसके ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। ये देखें A का एलिमेंट उठाया 1 1 3 1 4, देखें 1 3 1 4, फिर A का नेक्स्ट एलिमेंट उठाया 2 2 3 2 4। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें आपको 4 ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हमें क्यों मिले? क्योंकि A में भी 2 एलिमेंट्स हैं, B में भी 2 एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमें A क्रॉस B में 2 2 4 4 एलिमेंट मिले। अगर A में लेट अस से 5 एलिमेंट हों, B में 4 एलिमेंट हों, तो फिर हमें ऑर्डर्ड पेयर 20 मिलेंगे, 5 4 20। इफ A हैज़ m एलिमेंट्स, B हैज़ n एलिमेंट्स, then the Cartesian product of A क्रॉस B will have m क्रॉस n एलिमेंट्स। और अगर वो A क्रॉस A के पूछे तो फिर m क्रॉस m, B क्रॉस B के पूछे तो n क्रॉस n। मसलन सेट का अपने आप के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जा सकता है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए हुए हैं, इनसे अब हम रिलेशंस बनाएंगे। अब हम करेंगे ये बेसिकली A क्रॉस B के जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं वो सारे के सारे लिखेंगे। तो अगर आपने देखना है कि इसके सबसेट या इसके रिलेशन कितने बन रहे हैं तो 2 की पावर में वो नंबर लिखते हैं। मतलब अगर मैं 2⁴ करूँगा, और 4 मैंने क्यों किया है? क्योंकि ये 4 ऑर्डर पेयर्स हैं, इस वजह से। तो 2⁴ आपके पास 16 आ जाएगा। यहाँ से मुझे पता चला है कि इसके 16 रिलेशंस बनेंगे। अगर फ़र्ज़ करते हैं क्रॉस B में आपके पास 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो फिर आपके पास रिलेशंस या सबसेट कितने बनेंगे? 2⁵, इनके 32 बनेंगे। फिर अब हम रिलेशंस बनाते हैं। सबसे पहला रिलेशन आपका होगा फाई, एम्प्टी सेट। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके लिखेंगे। 1 3 1 4 2 3 2 4। जब एक एक करके लिख लेंगे फिर 2 2 करके लिखने हैं। वो कैसे? पहले एक उठाएं ना,
उसको सब के साथ मिला दें। पहला क्या होगा 1 3 1 4, ये देखें। फिर क्या होगा 1 3 2 3, ये देखें। फिर क्या होगा 1 3 2 4, ये देखें। अब पहले का काम ख़त्म, अब आप दूसरा पिक कर लें। दूसरे को भी सब के साथ मिलाएं। पहले के साथ तो वो ऑलरेडी मिल चुका है, ये जो बना था, इसलिए उससे पीछे जाना, आगे चलेंगे। 1 4 2 3, ये देखें 1 4 2 4। अब इसका काम ख़त्म, तीसरे को पिक कर लें। तीसरा पहले वालों से ऑलरेडी मिल चुका है, तो तीसरा सिर्फ चौथे से मिलेगा। 2 3 एंड 2 4, दो दो वाले हो गए। अब आप 3 3 करके उठाएंगे। ये पहले 3 मैंने पहले पिक कर लिए हैं, ये देखें 1 3 1 4 2 3। फिर इन तीनों में से कोई एक छोड़ दें, मैंने ये स्किप कर दिए पहले, या ये कर लें, इट्स अप टू यू। 1 3 1 4 2 4, फिर 1 3 2 3 2 4, फिर आखिरी तीनों आपके आ जाएंगे 1 4 2 3 2 4। 3 3 करके आपने लिखने, कोई स्किप नहीं करना। अब 4 4 करके लिखना, तो 4 वाला सिर्फ यही एक ही है। 1 3 1 4 2 3 2 4, 16 रिलेशन हो गए टोटल। मैंने लिख दिया नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4। पहले आपको बात बता चुका हूँ, जनरल फार्मूला इसका क्या था, 2 रेज़ टू पावर m क्रॉस n। अब मैं इन रिलेशंस में से चेक करना चाहता हूँ कि कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन है। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, बट एवरी फंक्शन इज रिलेशन। जो भी फंक्शन होगा रिलेशन तो वो होगा ही होगा, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन हो ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए दो बातें आपने जहन में रखनी है। पहली बात ये है कि ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो रहा हो। इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 1, इस ऑर्डर्ड पेयर का भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये रिपीटिशन हो गई। जब रिपीट हो गया तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो दूसरी चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें तो ऑर्डर्ड पेयर है ही है क्या, इसमें तो हमारी बात ट्रू हो गई, क्योंकि ऑर्डर पेयर आई है क्या, रिपीटिशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी है। इसमें आए जी पहला एलिमेंट 1, दूसरे ऑर्डर पेयर का भी पहला एलिमेंट 1। सिर्फ आपने पहला एलिमेंट चेक करना है। इसमें भी रिपीटिशन आ गई तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। इसमें देखें अब पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, इसमें रिपीटिशन नहीं आई है, हमारे काम की चीज़ आ गई। इसी तरह आप नेक्स्ट भी चेक करते हैं, R8 चेक करें जी। उसमें पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, उसमें भी वो भी ठीक हो गया, उसमें भी रिपीटिशन नहीं आई। R9 देखें जी, उसमें भी पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, वो भी रिपीट नहीं है। R10 में भी रिपीटिशन नहीं है। ये तीनों हमारे काम की चीज़ें हैं। R11 देखें जी, 2 2 रिपीट हो गया। R12 में भी रिपीट हो गया 1, ये भी नहीं ठीक। R13 में भी 1 रिपीट हो गया, नहीं ठीक। R14 में 2 दो दफ़ा आ गया, नहीं ठीक। इसमें भी देखें, ये भी 2 रिपीट हो गया, तो ये भी पहली कंडीशन सेटिस्फाई इसने कोई नहीं की। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है जो भी आपको बात बता था, डोमेन। आप चेक करेंगे डोमेन हमारे पहले सेट के इक्वल है या नहीं है। पहला सेट हमारा कौन सा है, ए। अब हम देखेंगे डोमेन हमारे पास सेट ए के इक्वल आई है, ये कोई नहीं। डोमेन का मतलब क्या है जी, फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, हमारी डोमेन तो 1 में 2 भी है साथ, तो ये भी काम गड़बड़ हो गया। R3 की डोमेन देखें जी 1, मैं तो 1 2 चाहिए था, ये भी ठीक नहीं। R4 की डोमेन में 2 R, हमें तो 1 2 दोनों चाहिए, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। ज़रा देखें इनमें ना एक ही एलिमेंट है ना, इधर तो हमारे पास 2 हैं, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता। R7 की डोमेन क्या है 1 2, डोमेन ऑफ R7 इज इक्वल टू 1 2, और पहला सेट भी हमारा 1 2 ये, यानी कि इक्वल आ गई। डोमेन ऑफ द रिलेशन मस्ट बी इक्वल टू द फर्स्ट सेट। कि दूसरी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है, तो ये फंक्शन है। R7 इज अ फंक्शन। R8 देखें, R8 की डोमेन में भी आपको 1 2 मिल रहा है ना, ये भी 1 2, ये भी ठीक हो गया। R8 इज आल्सो अ फंक्शन। R9 की डोमेन में भी 1 2 मिल रहा है, इट इज आल्सो अ फंक्शन। R10 वो भी 1 2, इट इज आल्सो अ फंक्शन। अब 16 रिलेशंस हमने लिखे थे टोटल, उसमें से हमें फंक्शन कितने मिले हैं 4, R7 R8 R9 एंड R10। अच्छा, इसको इस तरह भी आप देख सकते हैं, एवरी एलिमेंट x इन A, यानी कि A के सारे एलिमेंट्स, जैसे हमारे पास इधर 1 2 था, एवरी एलिमेंट x इन A
देयर इज एन एलिमेंट y in B such that x y belongs to function. Function f from set x to set y is a relationship between elements of x and elements of y such that each element of x is related to a unique element of y and it is denoted by this. इसको पढ़ना कैसे? f is a function from x to y. Set x is called the domain and y is called the codomain. ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स को आपने एक ब्लॉक में लिख लेना है, ये देख लें 1 2। ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे उसको आपने दूसरे ब्लॉक में लिख लेना है। अब देखिए पहला ऑर्डर पेयर आपके पास 1 3, तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, 1 इज मैपिंग ऑन 3 एंड 2 इज मैपिंग आल्सो मैपिंग ऑन 3। 1 3 पे मैप कर रहा है और 2 जो है वो भी 3 पे मैप कर रहा है। से ये जो पहले वाला सेट है ना, आपको इसको आप x का नाम दें और इसको y लिखता हूँ, इनके दरमियान एक फंक्शन बना रहे हैं, इसको भी x और इसको भी y। x के एलिमेंट्स है 1 2, y का एक एलिमेंट 3। x के हर एलिमेंट में से एक ही रे निकल रही है, ऐसे आपको पता चल जाएगा वो फंक्शन है या नहीं। x के हर एलिमेंट में से ये देखिए 1 में से एक ही रे निकली, 2 में से भी एक ही रे निकली। इधर देखें अब ये x का जो एक एलिमेंट है इसमें से 2 रेज निकल गई हैं, तो जब x के किसी एक एलिमेंट में से 2 रेज निकलेंगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। मैं सिर्फ फंक्शन के लिए x के एलिमेंट्स पे कंसंट्रेट करना है बस, y को नहीं आपने देखना। पहला ऑर्डर पेयर 1 3 बन गया, दूसरा ऑर्डर पेयर 1 4 बन गया। अब देखें रिपीटिशन आ गई है ना, तो फंक्शन नहीं है। रिपीटिशन से पता चल जाता है ऐसे भी। a के एलिमेंट्स देखें 1 2 3, b के एलिमेंट्स देखें 4 5 6, not a function because there is no arrow coming from 3। 3 से आपके पास कोई एरो नहीं आ रहा। पहले सेट के हर एलिमेंट में से सिर्फ और सिर्फ एक ही रे निकलेगी और लाजमी तौर पे एक ही होगी और हर एलिमेंट में से होगी, कोई एलिमेंट मिस नहीं होगा। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि 3 में से रे नहीं निकल रही। रेंज ऑफ फंक्शन consist of those elements of y that are images of elements of x। अब रेंज जो है, रेंज हम किस चीज़ को कहते हैं कि आपके पास जो इमेजेस आ रहे हैं, 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 6, 3 की भी इमेज है 6। अब देखें पहले तो देखें फंक्शन भी है या नहीं है। 1 2 3 तीनों पॉइंट्स में से रेज निकल रही हैं, यस निकल रही हैं जी, और निकल भी एक ही रे रही है तीनों में से, हर एक में से एक, तो ठीक है फंक्शन हो गया। अब मैं आपको रेंज बताऊं जिस पे ये मैप हो रहे हैं, 1 4 पे मैप हो रहा है, 2 6 पे मैप हो रहा है, 3 b 6 पे मैप हो रहा है, तो इसकी रेंज है 4 6 और कोडोमेन इसकी ये सारी है 4 5 6 7, ये सारी इसकी कोडोमेन। यानी कि यहाँ से हमें पता चला रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज आल्सो कॉल्ड इमेज। और ये जो x के पॉइंट्स हैं इनको हम प्री इमेज का नाम देते हैं। अच्छा ये जो 4 इज एन इमेज ऑफ 1 बट 1 इज प्री इमेज ऑफ 4। एम्प्टी रिलेशन क्या है? जो सबसे पहला रिलेशन आपने लिखा था ना 5, वो आपका एम्प्टी रिलेशन कहलाता है, r इज इक्वल टू 5। और जो सबसे आखिरी रिलेशन था a क्रॉस b जिसमें सारे का सारा आया हुआ था R16, वो आपका फुल रिलेशन कहलाता है। कंप्लीमेंट्री रिलेशन, कंप्लीमेंट ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट्री रिलेशन। या ऐसे लिख लेंगे a b बिलोंग्स टू r कंप्लीमेंट इफ एंड ऑनली if। आई डबल एफ का मतलब क्या होता है? इफ एंड ऑनली if a b डज नॉट बिलोंग्स टू r। a b यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर r से बिलोंग नहीं कर रहा, r के कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। कंप्लीमेंट मैंने आपको शुरू में बात बता दी क्या चीज़ है। इनवर्स रिलेशन क्या है? बी ए, r है आपके पास 1a 2b 3a, x को y और y को x बना दे, 1a है a1 लिख दी, 2b है b2 लिख दी, 3a है a3 लिख दी। ये इनवर्स रिलेशन कहलाता है। इनवर्स रिलेशन और चीज़ है, कंप्लीमेंट्री रिलेशन और चीज़ है। आइडेंटिटी रिलेशन, अब बाइनरी रिलेशन आई, आइडेंटिटी की वजह से हम इसको आई कहते हैं। बाइनरी रिलेशन आई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आई इज इक्वल टू ए एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल। आप देख इस ऑर्डर्ड पेयर पे सिर्फ आप गौर करें, ए यहाँ से आपको खुद ही पता चल जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। सेम एक्स एंड सेम वाई, देखें जी 1 1
2 2 3 3 4 4। इस तरह का जो रिलेशन होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, a relation R on set A is said to be reflexive relation if R contains the identity relation। किसी रिलेशन में अगर आइडेंटिटी रिलेशन आ रहा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गया क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है जी? एक ऐसा रिलेशन जिसमें आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद है, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। सेट ए आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 का जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ये अब आप ज़रा इस रिलेशन को देखें कि क्या इसमें आइडेंटिटी रिलेशन है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 है। बाकी जो भी हैं एलिमेंट उनको छोड़ दें, जो भी ऑर्डर पे छोड़ें। देखें इसमें आइडेंटिटी रिलेशन मौजूद है। यस, सो this relation is reflexive. So R is reflexive because R contains the identity relation. Each element of A is related to itself. जैसे 1 1 है, ये अपने आप से रिलेट हुआ हुआ है, 2 2 अपने आप से रिलेट हुआ, 3 3 अपने आप से रिलेट हुआ, 4 4 अपने आप से रिलेट हुआ। ये इसकी एक डायग्राम बनाने का तरीका आता है। ये देखिए मैंने 4 एलिमेंट्स लिखे, 1 2 3 4। 1 वापस अपने आप पे मैप हुआ है, 2 वापस अपने आप पे मैप हुआ है, 3 वापस अपने आप पे मैप हुआ है, 4 वापस अपने आप पे मैप हुआ है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डायग्राम बनी। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये भी ध्यान में रख लें। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज आल्सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, ये आइडेंटिटी रिलेशन की डायग्राम हो गई। R2 मैंने एक और बनाया, वो देखें 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1। चलें जी, 1 अपने आप पे मैप हुआ, ये देखिए 1 अपने आप पे मैप हो रहा है, 2 2 2 भी अपने आप पे मैप हो रहा है, 3 भी अपने आप पे मैप हो रहा है, 4 भी अपने आप पे मैप हो रहा है। अब 1 2 पे मैप, तो उसको ऐसे बनाना है आपने, 1 इज मैपिंग ऑन 2, 2 वापस 1 पे मैप हो रहा है, 2 इज मैपिंग ऑन 1। अब हमें कैसे पता चलेगा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? देखें चारों पॉइंट्स अपने आप पे मैप हुए हैं। यस, जितने भी पॉइंट्स हैं इस सेट के, जितने भी पॉइंट्स हैं वो देखें अपने आप पे मैप हुए हैं इस सेट से, इस डायग्राम से। ठीक है जी, हो गए। बाकी जो भी हैं, ये 1 2 या 2 1 पे ना भी मैप हो रहा होता ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था हमें। R3 को लिख दिया, 1 1 2 2 3 3 1 4 4 3। आप देखें 1 1 पे मैप हो गया, वापस हो गया जी, 2 भी हो गया, हो गया जी, 3 भी हो गया, हो गया जी, 4 हुआ, कौन नहीं हुआ जी। तो 4 वापस 4 पे मैप नहीं हुआ, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब डायग्राम से भी आपको पता चल जाया करेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। 1 मैप हो गया था 1 पे, 2 भी हो गया था, 3 भी हो गया था, 4 का एरो वापस अपनी तरफ को नहीं आया, तो इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन, R इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑफ A if and only if AB belongs to R implies that BA also belongs to R। अगर A B R में है तो B A B R में मौजूद हो, फॉर ऑल A B belongs to A। और डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड एज इफ A R B then B R A। फॉर एग्जाम्पल देखें 1 1, इसको तो छोड़ देना, 1 3, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। ठीक है, ये है, ये देख लें 1 3 है R1 में, तो 3 1 भी होना चाहिए था, है। 2 4 है जी इसमें, तो 4 2 भी होना चाहिए था। ठीक है जी, वो भी है। तो इस तरह का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ये भी है, ये देखें 1 1, तो जब आप इसको चेंज करेंगे वापस 1 1 नहीं आएगा ना, ये भी है, समझ लें। बहरहाल इसको आप छोड़ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखें 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स लिख ली, 1 1 पे मैप हो रहा है। अब आप 1 1 पे मैप हो या ना हो, अब हमने वो नहीं देखना, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखेंगे हमारा लूप कंप्लीट हुआ है, कोई नहीं। ये देखें लूप कंप्लीट है, 1 3 पे आया तो 3 वापस 1 पे भी आया है, और 2 4 पे आया तो 4 वापस 2 पे भी आया है। ये एक लूप हो गया कंप्लीट, ये दूसरा लूप हो गया कंप्लीट। जितने भी लूप्स बन रहे हैं कंप्लीट लूप्स बने, तो तब वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। 1 1 2 2 3 3 को तो छोड़ ही देना, 4 4। अच्छा देखें 4 3 पे मैप हुआ है,
तो 3 4 पे मैप होने वाला बी ऑर्डर पेयर इसमें होना चाहिए था, कोई नहीं है, यहीं से हमें पता चल गया कौन सिमेट्रिक। ये देखें ये लूप कंप्लीट तो नहीं हुआ, 4 3 पे मैप हुआ है, लेकिन 3 भी 4 पे मैप होता ना वापस हमारा लूप कंप्लीट होता, कौन नहीं कंप्लीट हुआ। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं, नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, बिकॉज 4 मैप्स ऑन 3 बट 3 डजंट मैप ऑन 4। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने 3 एलिमेंट्स देखने हैं। पहली बात हुई है आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बस अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी भी उस रिलेशन में है, तो ए सी भी वापस उस रिलेशन में। ये देखें यहाँ से आपको ज़्यादा चाहिए, मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे हैं ए बी सी। देखें जी, ए बी पे मैप हो रहा है, बी सी पे मैप हो रहा है, तो ए बी वापस सी पे मैप हो, इस तरह का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। और इसको पढ़ते कैसे हैं, ए आर बी एंड बी आर ए देन ए आर सी। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स मे और मे नॉट बी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ना डिस्टिंक्ट हो तो ज़्यादा अच्छा, वो क्लियर हो जाता है, वो देखने में ज़रा आसानी से बात पता चल जाती है। आप समझ लें कि ट्रायंगुलर लूप बनना चाहिए, मैं एक नया नाम लिख रहा हूँ, खुद ही दे रहा हूँ, ट्रायंगुलर टाइप लूप होना चाहिए। एग्जाम्पल देखें 1 1 छोड़ दें इसको, 1 2 पे मैप हो रहा है और 2 3 पे मैप हो रहा है, तो वापस 1 को भी 3 पे होना चाहिए था, हो गया। ये देखें तीनों, ये 1 2 पे मैप हुआ, 1 2 पे मैप हुआ, 2 3 पे मैप हुआ और 1 वापस 3 पे भी मैप हो गया। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। दूसरा, अगर डिस्टिंक्ट नहीं है तब भी आप चेक कर सकते हैं। देखें अगर आपने इनको भी चेक करना ना, 1 1 पे मैप हुआ, यानी कि ए बी पे मैप हुआ, बी सी पे हुआ और ए वापस फिर सी पे हो गया। अब ये देखें जी, 1 2 पे मैप हुआ, 2 3 पे मैप हुआ, 1 वापस 3 पे मैप हो गया, जो मैं ट्रायंगुलर लूप वाली बात कर रहा था। 1 2 2 4 4 3 3 1, 1 2 पे मैप, 2 4 पे मैप, 4 3 पे मैप, 3 वापस 1 पे मैप। ट्रांजिटिव कोई नहीं, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, 1 2 पे और 2 4 पे, तो 1 को दोबारा 4 पे हमें, यानी कि 1 4 वाला ऑर्डर्ड पेयर हमें इधर चाहिए था, 1 4 वाला नहीं है। यहाँ से आप ये ज़रा लूप वाले सिस्टम से देखें, ट्रायंगल को नज़र आ रही है, ट्रायंगल टाइप लूप बना हुआ नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन हम उस रिलेशन को कहते हैं जिसमें ये तीनों रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, जो भी तीनों हमने पढ़े हैं। रिफ्लेक्सिव, और जिसमें आइडेंटिटी था, सिमेट्रिक यानी कि अगर ए बी उसमें है तो बी ए बी हो, और ट्रांजिटिव जो भी देखा है, यानी कि ये तीनों रिलेशन अगर किसी रिलेशन में मौजूद हैं तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। रिलेशन और ऑन सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये देखिए, पहला रिफ्लेक्सिव ए आर ए, सिमेट्रिक ए आर बी देन बी आर ए, और तीसरा ट्रांजिटिव ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी। ये हमने लिख लिया जी 1 2 3 4 5 रिलेशन हमने लिखा जी 1 1 2 2 3 3 4 4 2 4 4 2। ए के हमने 4 एलिमेंट्स लिए थे, 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या बना 1 1 2 2 3 3 4 4। पहली बात तो ये आइडेंटिटी से ही चेक करना। आप देखें इसमें आपको ये आइडेंटिटी रिलेशन नज़र आ गए, 1 1 2 2 3 3 4 4। उसके बाद सिमेट्री भी देख लें जी, 2 4 है, 4 2 भी है, ठीक है। इसी तरह ट्रांजिटिव आप देखेंगे वो भी इसमें होल्ड कर रहा है। सो दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या है, जैसे मैंने आपको पीछे इन्वर्स रिलेशन बताया था, जब मैं आपको कहा था इन्वर्स रिलेशन और चीज़ है और कंप्लीमेंट वाला रिलेशन और चीज़ है। अगर आप किसी रिलेशन का उसके इन्वर्स के साथ इंटरसेक्शन लें, किसी रिलेशन का उसके इन्वर्स के साथ इंटरसेक्शन लें और आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन आ जाए, तो उस रिलेशन को हम एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। देखिए ए है 1 2 3, एक रिलेशन हमने लिख लिया 1 1 2 2 3 3 1 2। इसका इन्वर्स में मैंने आपको क्या बताया था, आपने एक्स वाई चेंज कर देने, एक्स वाला वाई की जगह पे, वाई वाला एक्स की जगह। ये तो चेंज करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों 1 ही 1 1
2 2 3 3, ये देखिए 1 2 तो इनवर्स है तो क्या बन गया 2 1। अब हम इनका इंटरसेक्शन दोनों में जो कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो लिखेंगे 1 1 2 2 3 3, कॉमन ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लिए। अब ये जो है वो इस सेट ए का आइडेंटिटी रिलेशन ए का क्या बना था 1 1 2 2 3 3, देखें वही है 1 1 2 2 3 3, आइडेंटिटी रिलेशन आ गया। तो आर जो है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। नेक्स्ट है जी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। एक तो हमने वो डायग्राम वाली रिलेशन देख ली, एरो डायग्राम वाली। अब हम इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी देखें। रिलेशन ए है 1 2 3 बी एक्स वाई जी, एक रिलेशन हम लिख लेते हैं 1 वाई 1 जी 3 वाई। अब आपने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखना है? ए आपने लेफ्ट साइड पे लिख लेना है और ए के एलिमेंट्स भी लेफ्ट साइड पे लिख लेने 1 2 3। बी आपने इधर ऊपर लिख लेना है और बी के एलिमेंट्स भी आपने ऊपर लिख लेने हैं एक्स वाई जी पे। अब देखें जी पहला हमारा ऑर्डर पेयर है 1 वाई, यानी कि 1 किस पे मैप कर रहा है वाई पे, 1 किस पे मैप कर रहा है वाई। वाई के नीचे आपने 1 लिख लिया। 1 जिस पे मैप कर रहा है उसके नीचे आपने 1 लिखना है, जिसके नीचे मैप नहीं कर रहा उसके नीचे 0 लिखते जाना है। 1 किस पे मैप कर रहा है वाई पे और जी पे, तो वाई के नीचे भी 1 जी के नीचे भी 1। देखें जी 2 किस पे मैप कर रहा है, 2 तो इसमें है ही नहीं है डोमेन में, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 नहीं है, तो 2 किसी पे भी मैप नहीं कर रहा है 0 लिख दी। अब 3 को देखते हैं, 3 सिर्फ वाई पे मैप कर रहा है तो वाई के नीचे आप 1 लिख देंगे, बाकी सब के नीचे 0। जिन पे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट मैप कर रहा है उनके नीचे आपने 1 लिखना है, बाकियों के नीचे 0। एरो डायग्राम भी देख के एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3, बी के एलिमेंट्स लिख लिए एक्स वाई जी। तो 1 किस पे मैप कर रहा है वाई, 1 जी पे भी मैप कर रहा है और 3 किस पे मैप कर रहा है। अच्छा अब मैं यहाँ से आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि ये रिलेशन यहाँ से मुझे दे के अपना फंक्शन है या नहीं निकले, हर एलिमेंट में से एक और सिर्फ एक निकले बस। अब देखें 2 जो है उसमें से कोई रे नहीं निकल रही, तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या है जी, एस हमने एक सेट लिख लिया 1 2 3 4, आगे एक रिलेशन हमने लिख लिया 1 1 2 2 3 3 4 4 1 3 3 1, और ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो ज़रूरी है। इक्विवेलेंस क्लास के लिए आप सबसे पहली चीज़ क्या चेक करेंगे कि आपके पास जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस हो ज़रूरी। आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज रिफ्लेक्सिव ड्यू टू आइडेंटिटी रिलेशन, 1 1 2 2 3 3 4 4 आ गया। सिमेट्रिक भी है 1 3 है और 3 1 भी, ट्रांजिटिव भी है 1 1 1 3 1 3 गया ये आपका। तो इक्विवेलेंस क्लास चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, इनके इक्विवेलेंस। अब हमने यहाँ से इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। इक्विवेलेंस क्लास किसकी निकालेंगे, हर एलिमेंट की। ये 4 एलिमेंट हैं, चलें जी 1 की इक्विवेलेंस क्लास चेक करते हैं। तो 1 आपने सिर्फ ये देखना है किस किस पे मैप हो रहा है। देखें अब आपको एक ये ऑर्डर पेयर नज़र आ रहा है 1 1 पे मैप हो रहा है, एक ये नज़र आ रहा है 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है। आपने इसको ऐसे लिखना है, इक्विवेलेंस क्लास है 1 की, इनको ये बड़ी बड़ी ब्रैकेट से आपने शो करना है, और इसमें जिस पे वो मैप हो रहा था ना वो आपने इधर लिख लेने हैं, रेंज कह लें आप दूसरे लफ्ज़ों में, कोड में रेंज जो मुझे नाम लिख लें 1 3 लिख ली ड्यू टू 1 1 एंड 1 3। 2 की इक्विवेलेंस क्लास चेक करते हैं, 2 किस किस पे मैप हो रहा है, 2 सिर्फ 2 पे मैप हो रहा है। ये एक ही ऑर्डर पेयर है जिसमें डोमेन जो है वो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में 2 आ गए। 3 की इक्विवेलेंस क्लास चेक करते हैं, 3 किस किस पे मैप हो रहा है जी, 3 1 पे मैप हो रहा है और 3 3 पे भी मैप 1 पे, तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास में हमें 3 भी मिल गया और 1 भी मिल गया। 4 की इक्विवेलेंस क्लास चेक करते हैं, वो ये एक ही बचा हुआ जिसमें मैंने कोई सिंबल नहीं दिया, 4 पे मैप हो रहा था, 4 की इक्विवेलेंस क्लास में 4। अच्छा अब इसमें से जो इक्विवेलेंस क्लास सेम है ना उसको उनमें से एक क्लास आपने लिखनी, कोई भी लिख लें। ये कौन कौन सी सेम है जी, 1 वाली और 3 वाली, ये दोनों देखें, ये भी 1 3 है, ये भी 1 3, दोनों सेम है। मैं लिख लिया बिकॉज 1 इज इक्वल टू 3, सो वी विल निगलेक्ट 3 और 1, कोई एक निगलेक्ट कर लें क्लास जो मर्जी का। ये मैं अब आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ S/R ये क्या चीज़ है। S/R
इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4। 3 नहीं लिखा क्योंकि दोनों सेम थे, या 3 लिखते या 1, मसला करिए मैं 1 ना लिखता तो फिर मैंने 3 लिखना था। S by R is called quotient set, S by R is called the quotient set of S by R and is called partition of S, और हम इसको क्या कहते हैं, S की पार्टीशन। ठीक, 1 to 4 को अगर हम एक सेट का नाम दे दें तो इसको सिस्टम ऑफ पार्टीशन कहते हैं। 1 to 4 are called, is called the system of partition। 2, 3, 4 ये भी इसी तरह सिस्टम ऑफ पार्टीशन ही कहला जाते हैं। If R is an equivalence relation on set S for each A in S, यानी कि all the elements of S के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, A denote the set of elements of S to which A is related under R, that is class of A is equal to A such that AX belongs to R, then A is called the equivalence class of A S under R. Collection of all equivalence classes is denoted by R, that is S by R is equal to equivalence class A and A belongs to S. All the equivalence classes S by R is called quotient set of S by R. If R is an equivalence relation on set S, then quotient set S by R is a partition of S. तो जो S by R आपने फाइंड किया लास्ट एग्जाम्पल में, वो S by R जो है वो पार्टीशन भी कहलाता है। S by R is also called the partition of S। देखें जी, X is congruent to Y mod 3 is an equivalence relation होगा। Its mean X minus Y is divisible by 3। बस ये देखें, X की जगह मैंने 0 लिख ली है, Y की जगह मैंने 3 लिख ली है, तो 0 माइनस 3 क्या है, -3। अब उसको 3 से डिवाइड करें, आपके पास -1 और रिमाइंडर 0 आया। ये ज़रा गौर से देखने ज़हन में रखें, मैं अब बात करने क्या लगा हूँ। रिमाइंडर 0। इसी तरह Y की जगह 6 लिखा है, X की जगह 0 लिखा है, 0 - 6 डिवाइडेड बाई 3, 3 2s are 6 -2 यानी कि आपके पास आ गया, रिमाइंडर फिर 0 आए। अब रिमाइंडर जिन जिन पे 0 आ रहा है मैं आपको असल में वो बता रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या किया जी, Y की जगह -3 रख लिया, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 by 3 1, रिमाइंडर फिर 0। इसी तरह इस पे भी आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि मैंने कुछ एलिमेंट्स चेक किए हैं जिनमें मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो जिन जिन एलिमेंट्स पे रिमाइंडर 0 आ रहा था वो 0 की क्लास बनाएंगे, राइट। 0 ज़ारा 3 से डिवाइड होता है, 3 भी 3 से डिवाइड होता है, 6 भी 3 से डिवाइड होता है। आसान बात करते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपने लिख लेने हैं जो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। 0 3 6 9 अप टू सो ऑन, -3 -6 -9 अप टू सो ऑन। अच्छा, अब 1 वाली क्लास में क्या आएगा जी, 0 की क्लास में तो हमें पता चल गया। 1 की क्लास में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका रिमाइंडर 1 आ रहा है। जैसे देखें 4 है, 3 1s are 3 रिमाइंडर 1 आया, 7 है, 3 2s are 6 रिमाइंडर 1 आया। इस तरह -2 है, -5 है। तो 1 की क्लास में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिनका रिमाइंडर 1 आ रहा है। 2 की क्लास में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिनका रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब 3 वाली क्लास मैंने क्यों नहीं बनाई, क्योंकि 3 रिमाइंडर आपका आ ही नहीं सकता, 3 3 से डिवाइड हो जाए, इनके आप समझिए आपके पास वापस ये 0 वाली क्लास आ जाएगी। इस तरह 4 वाली क्लास भी नहीं होगी, क्यों, 4 वाली क्लास वही है जिसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, 5 वाली क्लास वही है जिसका रिमाइंडर 2 आ रहा है, 6 वाली क्लास फिर दोबारा वही है जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। 3 क्लासेस आपके पास बनी हैं, 0 1 2। आप समझ लें कि इसकी पार्टीशन हमने कर दी, एक ऐसा सेट बना लिया 0 1 2, क्लास ऑफ 0 क्लास ऑफ 1 क्लास ऑफ 2, Z by R3, इसको R3 कहते हैं, इज अ पार्टीशन ऑफ Z। और Z क्यों कहा, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ये सारे जो हैं, ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सारे के सारे आपके पास इंटीजर आ रहे हैं। और अगर आप इसको एक सेट का नाम दे दें 0 1 2, तो ये सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास गिव्स द ओरिजिनल सेट। ये जो इक्विवेलेंस क्लास है ना आपके पास 0 वाली 1 वाली 2 वाली, अगर आप इन तीनों क्लासेस को इकट्ठा करें ना, आपके पास
ओरिजिनल सेट इंटीजर्स वो वापस आ जाता है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी यही बात था, यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास गिव्स द ओरिजिनल सेट एंड देयर इंटरसेक्शन गिव्स द नल सेट। और अगर आप उनका इंटरसेक्शन लें तो वो आपके पास क्या आएगा जी, वो आपके पास एम्प्टी सेट। ये देखें 1 की क्लास में आपके पास क्या आ रहा था 1 3, ये 2 एलिमेंट्स हो गए। 2 की क्लास में आपके पास क्या आ रहा था 2, ये एलिमेंट भी हो गया। 4 की क्लास में आपके क्या पास क्या आ रहा था 4। तो अगर आप इन तीनों क्लासेस का यूनियन लेंगे आपके पास एस वापस आ जाएगा। और अगर इन तीनों क्लासेस का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो एम्प्टी आएगा। देखें 1 में क्या था 1 3, 2 में क्या था 2, 4 में क्या था 4, 1 3 2 4, इंटरसेक्शन क्या आया एम्प्टी सेट। पूछ ले नेक्स्ट देखें हाउ टू फाइंड द रिलेशन इनके इक्विवेलेंस क्लास बाय द। तो अब हम चेक करेंगे आर कैसे निकालते हैं। अब ये देखें जी पी में आपके पास क्या है 1 3 2 4 5 6, 3 सेट है। जितने भी सेट है ना उनको आपने सेपरेट नाम दे देने हैं। एक को P1 कह दिया, एक को P2 कह दिया, एक को P3 कह दिया। चौथा भी सेट होता तो मैं उसको P4 भी कहता। आपने सिर्फ उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। मसलन P1 क्रॉस P1, P2 क्रॉस P2, P3 क्रॉस P3। अगर चौथा भी होता तो P4 क्रॉस P4 भी चलते। अब P1 क्रॉस P1 क्या है 1 1, P2 क्रॉस P2 क्या है 3 3, P3 क्रॉस P3 क्या है 2 2 2 4 2 5 2 6, 4 2 4 5 4 6, 5 2 5 4 5 5 5 6, 6 2 6 4 6 5 6 6। इन सब को एक सेट में आपने लिख ली। ये P1 आ गया, ये P2, ये सारे बाकी P3 के आ गए। तो ये जो रिलेशन आपके पास आएगा ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। फाइंड द जीसीडी। जीसीडी का दूसरा नाम HCF भी है। ये ना HCF लिखा हुआ आपने, ये क्या है जीसीडी की फुल फॉर्म बता देता हूँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये लिख भी दिया है। HCF की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये लिखें जी 10920, बड़ी रकम को इधर लिख दिया, छोटी को बाहर लिख लिया। 8316 1 रिमाइंडर ये आया, इसको आगे ले गए 3 से मल्टीप्लाई कराया, ये आया। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। ये जो इस तरह वाली ये ऐसे आपने चलना है डायग्राम। तो जहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा तो ये जो नंबर आपके पास आया हुआ होगा ये जीसीडी कहलाएगा। इनका जीसीडी आया 84। 18 और 12 का 2 9 18, 2 6 12, फिर 3 2 6, 3 3 ना। अब ये जो 4 आपके पास आए हुए हैं जितने भी आए इनको आप मल्टीप्लाई कराएंगे, आप एलसीएम में आ जाए। इसका एलसीएम आया 30। एलसीएम और HCF यानी कि GCD उनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास वो जो दोनों नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट आ रहा होता है। LCM को और HCF को जब भी आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपके पास उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? ये है जी एवरी इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये लिख रहा है कि कोई भी आपके पास नंबर है वो 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। ये देखिए जैसे 6 है, 2 3 6, 35 है, 5 7 35, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। कोई भी कंपोजिट जो प्राइम नंबर नहीं होता उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं, ये भी याद रखें। तो कोई भी जो कंपोजिट नंबर है वो 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है वो भी देख लें। बस ये 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करनी है। अब 90 की फैक्टराइजेशन नहीं है, प्राइम है। ये वर्ड्स हैं में रख लें। मतलब 90 को हम 45 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। क्यों? 45 प्राइम तो नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने अगर करनी है तो ये बेटर तरीके बजाय इसके कि आप इसके फैक्टर बन तो यहाँ से भी सकते हैं, 5 9 45 कर लें। जब तक आपके पास सारे प्राइम नंबर नहीं आते आपने छोड़ना नहीं है। ये लॉ बेसिकली इसमें अप्लाई हो रहा होता है। आप देखें 5 प्राइम है, 2 प्राइम है, ठीक है, लेकिन 9 तो अभी भी नहीं है। तो 3 3 9 करें, ये आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। दूसरा तरीका क्या है, सीधा से जैसे करते हैं प्राइम नंबर से डिवाइड कर लें, 2 से किया, 3 से, फिर 3 से, 5 से, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। आप दोबारा कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। A क्रॉस B जो है उसमें और ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, B क्रॉस A में और ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। और ये भी ज़हन में रख लें 1 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 1, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर में अगर 1 2 है, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर के लिए आप ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं। और सेट होगा तो दरमियानी ब्रैकेट यूज़ होगी। और अगर ये बड़ी ब्रैकेट हम यूज़ करें, ये
इंटरवल के लिए यूज़ होती है, छोटी बी इंटरवल के लिए यूज़ होती है। और जब मैं भी आपको क्लोज्ड और ओपन इंटरवल की बातें बताऊंगा मैं आपको उसमें बता दूंगा। 1 2 2 1 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? 1 इसमें x 1 है और y 2 है, इसमें x 2 है y 1 है, तो ये ऑर्डर पेयर्स आपस में इक्वल नहीं है। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट की भी देख लें कि 3 सेट हैं अगर, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट वो हमने कैसे देख, 3 सेट्स A दे दिया उसने, B दे दिया, C दे दिए, डायरेक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं जी। A क्रॉस B क्रॉस C। देखें A का एक एलिमेंट उठाएं, उसको B के किसी एक एलिमेंट से ही मिलाएं, 1 को x से मिलाया, फिर उसको C के डिफरेंट एलिमेंट से मिलाते जाएं एक एक करके। 1x3 1x4, देखिए 1x3 1x4। अब इसका काम ख़त्म, अब y पे आ जाए। 1y3 1y4, इसका काम ख़त्म, अब इसमें आई 1z3 1z4। अब 1 वाला काम ख़त्म, अब 2 से स्टार्ट करेंगे। इसी तरह जैसे 1 को सबसे मिलाया, 2 को भी इसी तरह 2x3 2x4 2y3 2y4 2z3 2z4, दैट्स इट। और ये ट्रिपलेट्स कहलाता है। तो अब ये कैसे पता चलेगा इसमें कितने एलिमेंट हैं? उसी तरह A क्रॉस B क्रॉस C, यानी कि A के 2 एलिमेंट थे, B के 3 एलिमेंट थे, C के भी 2 एलिमेंट थे, 3 2 6 6 2 12। तो ये आपके पास कितने पेयर्स आ गए? 12 डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जो आपस में, जिनका कोई जॉइंट नहीं है, जिनका आपस में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं, यानी कि उनका आप इंटरसेक्शन लें, आपके पास एम्प्टी सेट आ रहा है। If their intersection is empty, then that kind of sets will be called disjoints. पहली टाइप है 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। No two different elements of x are mapped onto the same element. x are mapped onto the same element, यानी कि x के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी मैपिंग सेम ना हो। मतलब आपके पास डिफरेंट x के अकॉर्डिंग डिफरेंट y आ रहा हो। ये देखें A2 पे मैप हुआ है, B1 पे मैप कर लिया, C3 पे मैप कर लिया। अब ये नहीं हुआ कि A को 2 पे मैप करके तो B को भी मैं 2 पे मैप कर देता। 1 to 1 नहीं होना था। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस आर इन सेकंड। A में भी डिस्टिंक्ट और B में भी डिस्टिंक्ट, वो 1 to 1 कहलाता है। ये देखें A1 पे मैप हुआ, B2 पे मैप हुआ, C3 4 मिस हो, बेशक मिस हो जाए कोई इशू नहीं है, ये बेशक मिस हो गया, नो इशू। मैप जो होगा वो एक ही एलिमेंट पे मैप होगा, मिस हो भी जाए कोई इशू नहीं। अच्छा, अब ये देखें जी A2 पे मैप, B4 पे मैप, C दोबारा 2 पे मैप हो गया है, 1 to 1 नहीं रहा। नॉट 1 to 1 फंक्शन because A and C are mapped on the same element and that element is 2। A और B दोनों एक ही एलिमेंट पे मैप हो गए। रिपीट कर देता हूँ, अगर डोमेन का यानी कि फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा पे जाके मैप हो गया तो वो फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। एक एलिमेंट एक पे ही मैप होगा तो वो 1 to 1 होगा, और अगर B एलिमेंट B सेट में कोई मिस भी हो जाता है तो नो इशू। अब फंक्शन f फ्रॉम x to y इज 1 to 1 इफ एंड ओनली फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x। अच्छा, अब ये देखें जी, यहाँ से भी आपको ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, पेपर में आपने यही लिखनी अगर आती है तो। इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन f of x1 इज आल्सो नॉट इक्वल टू f of x2। x1 x2 के अगर इक्वल नहीं है तो f of x1 b f of x2 के इक्वल ना हो तो तब वो 1 to 1 कहलाएगा। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है और ये इक्वल हो जाता है तो फिर वो 1 to 1 नहीं। मैंने लिख दिया आगे, इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट f of x1 इज इक्वल टू f of x2 देन इट इज नॉट अ 1 to 1 फंक्शन। अच्छा, अब हो सकता है वो डायग्राम दे दे, डायग्राम से बताओ भाई ये 1 to 1 है या नहीं है, तो मैं आपको उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ। टेस्ट के आपने एक लाइन ही लगानी, एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं, ये जो पेजेस पे लगी हुई हैं इस तरह की वर्टिकल कहलाती हैं। इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ
at most one point of the graph, then the function is said to be 1 to 1. कि हर हॉरिजॉन्टल लाइन, अब इधर जितनी भी हॉरिजॉन्टल लग सकती हैं लगाएं, हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। देखें अब ये मैंने 2 लगा दी हैं, ये भी एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये भी। इधर आप जितनी भी लगाएंगे वो सारी इस ग्राफ को, ये ग्राफ है ना, ये आपकी ये रे आ रही है, इस ग्राफ को वो एक ही पॉइंट पे टच करेंगे, तो ऐसा फंक्शन 1 to 1 के लिए। अगर एक से ज़्यादा पे करेंगे फिर 1 to 1। अब देखें ये जैसे मैंने सर्कल बना दी, तो अब ये 2 पॉइंट्स पे कर गई है ना, इस पे भी और इस पे भी, तो ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। ग्राफ से आपको ऐसे पता चलता है। नेक्स्ट देखें सब्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। पहले आपने कौन सा देखा, इंजेक्टिव या 1 to 1। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव या ऑन। क्या जी, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन, नो मिस इन वाई। वाई में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। लास्ट वाली में तो हमने देखा ना कि अगर वाई में एक मिस भी हो जाए, ज़्यादा भी मिस हो जाए, नो इशू, इसमें मिस नहीं होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ डोमेन। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का हर एलिमेंट, कोडोमेन का यानी कि वाई में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं ना, वाई में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, हर एलिमेंट मैप जरूर हो रहा हो। वाई में जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, हर एलिमेंट मैप जरूर हो रहा। उर्दू में लिख देता हूँ जी, वाई में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट मैप जरूर हो, तो वो फंक्शन आपका सब्जेक्टिव। ये देखें 1 भी मैप हुआ हुआ है, 2 भी हुआ हुआ, 3 भी हुआ, ठीक है। अब इसमें देखें बी मैप है, वो नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। इसमें देखें 1 भी मैप है, 2 भी मैप है, 3। अब बेशक ये 3 2 दफ़ा मैप हो गया, कोई इशू नहीं है। आपने क्या कहा था, कोई मिस नहीं अब होना चाहिए, हर एलिमेंट मैप जरूर हो। हर एलिमेंट मैप हो गया तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। या आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो गई हैं, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू रेंज। जैसे पीछे मैंने आपको कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस बताया था, तो अगर वो डिफरेंस ना रहे, कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल हो जाए, तो वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। या अब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज सब्जेक्टिव और ऑन टू इफ एंड ओनली फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू वाई, यानी कि वाई के सारे एलिमेंट देयर एग्जिस्ट सम एक्स बिलोंग्स टू एक्स such that f of x is equal to y, and if f of x is not equal to y then it is not on to। अच्छा, अब इसका भी ग्राफ जो है ना वहाँ से भी चलने देखते हैं। इसमें भी आपने हर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के चेक करना है। इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट लीस्ट 1 पॉइंट, कम अज कम एक पॉइंट पे, उसमें क्या था एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा भी एक पॉइंट पे, तब वो 1 to 1 फंक्शन है। लेकिन ये ऑन टू है, ऑन टू या सब्जेक्टिव एक ही नाम है। ये क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम अज कम एक पॉइंट पे वो टच जरूर करे, तो तब वो फंक्शन। ये मैंने एक ग्राफ बना दिया, y इक्वल टू ई रेज टू पर x ग्राफ है। ये जो है ये सब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ है। बाइजेक्टिव फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बाइजेक्टिव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आगे आप इन्वर्स देखेंगे ना, तो उसमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए बाइजेक्टिव होना ज़रूरी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन ये है कि एक फंक्शन अगर 1 to 1 भी और ऑन टू भी, 1 to 1 भी और ऑन टू भी है, तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन या 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस भी कहते हैं। 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस भी उसका नाम है, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इफ अ फंक्शन इज सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव, या if a function is on to and 1 to 1, then such kind of function is called bijective function। एक मैंने उसकी एक एग्जांपल दिया, f of x is equal to x cube। आप इसको चेक करेंगे तो ये आपके पास bijective फंक्शन निकलेगा। ये उसके एक ग्राफ भी ड्रा कर दिए, एरो डायग्राम होगी जी। A3 पे मैप हुआ है, C1 पे मैप हुआ है, B2 पे मैप हुआ है। आप देखें इसमें कोई मिस नहीं, दूसरी बात भी पूरी होगी, तो ये bijective फंक्शन कहलाए। और ग्राफ से कैसे पता चलता है? इफ़
every horizontal line intersects the graph at exactly one point. इसमें क्या है जी, सिर्फ एक ही पॉइंट पे, एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक पे ना करे या एक से ज़्यादा पे करे, दोनों बातों में से कोई बात भी नहीं होनी चाहिए भी, एक ही पॉइंट पे मिले एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, तो वो फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। एक बात मुझे और याद आ गई कि फंक्शन का ये तो चलो मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के चेक करने का बता रहा हूँ ना, फंक्शन का कैसे पता चलता है। फंक्शन के लिए मैं इधर आपको छोटी सी बात बता दूँ, फंक्शन का कैसे पता चलता है कि फंक्शन में आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। मसलन ये मेरे पास ना, ये मैंने ग्राफ ड्रा की है, ठीक है। अब मैंने इस तरह की लाइनें ड्रा करके चेक करना है। अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करें, अभी देखिए ये भी एक पे, ये भी एक पे, ये भी एक पे, ये भी एक पे, तो ये फंक्शन है। अगर एक से ज़्यादा पे टच करे, ड्रा करनी है वर्टिकल लाइन, अगर एक पॉइंट पे टच कर रही है और आपने टच करने की ट्राई भी करवानी है, ये भी मैं आपको चलें इधर बात बताता हूँ। ये मैं चलें जी बना देते हैं ऐसे करके। अब अगर मैं इधर लाइन ड्रा करूँ ना, ये देखें एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच कर गई, ठीक है। एक और डायग्राम बनाता हूँ। इस तरह की। अब अगर मैं इधर वर्टिकल लाइन ड्रा करूँ ना, तो ये आपको एक पॉइंट पे टच होती हुई नज़र आ रही है। आपने ये नहीं करना कि एक पे टच, आपने एक ज़्यादा पे टच कराने की ट्राई करनी है, यानी कि आप इधर वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तब वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करेगी। आपने ट्राई, आप ऐसे कह लें आपने ये ट्राई करनी है जी, वो फंक्शन ना हो, ठीक है। आपने ये चेक करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन कहलाता है जिसमें डोमेन के सारे एलिमेंट्स एक ही पॉइंट पे मैप कर रहे हैं। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स मैप ऑन टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ वाई, ये देखें 1 बिफोर पे, 2 बिफोर पे, 3 बिफोर पे, ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहलाते हैं। क्विज में आई हुई थी। इक्वालिटी ऑफ फंक्शन, दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं? दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं जी? इफ एफ एंड जी आर फंक्शंस, एफ इज इक्वल टू जी, फंक्शन एफ फंक्शन जी के इक्वल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, कि अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए, एक्स के सारे एलिमेंट्स के लिए, जितने भी एलिमेंट्स एक्स में हैं, जब आप उनका एफ ऑफ एक्स लें और जी ऑफ एक्स लें, अगर वो इक्वल आ जाता है तो वो फंक्शन इक्वल फंक्शंस होंगे। मसलन एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, जी इज़ आल्सो अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। अच्छा, एफ ऑफ एक्स मेरे पास आ रहा है जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स आ रहा है जी स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स। तो जब आप इनको चेक करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो जब ये इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि दोनों फंक्शन आपस में इक्वल। पास इन्वर्टेबल फंक्शन किस फंक्शन को कहते हैं? फंक्शन हुज इन्वर्स एग्जिस्ट, एक ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, उस फंक्शन को इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। इन्वर्स फंक्शन क्या है और ये फाइंड कैसे करते हैं, दोनों बातें मैं आपको बताता हूँ। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बात में रख लें कि इन्वर्स उसी वक्त एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये ज़रूरी है। एफ इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, देन द इन्वर्स फंक्शन एफ ऑफ एफ रेज़ पर -1, यानी कि एफ इन्वर्स, -1 नहीं पढ़ना आपने, एफ इन्वर्स इज़ अ फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स, यानी कि पहले तो आप एक्स टू वाई करते थे ना, अब क्या है वाई टू एक्स, यानी कि जो इमेजेस हैं वो प्री इमेजेस बन जाएंगी और जो प्री इमेजेस हैं वो इमेजेस बन जाएंगी। इज डिफाइंड एज फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स इफ एंड ओनली वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 1। अब हमें पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन को किसी फंक्शन को लिखने का तरीका होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स।
तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह आपने वाई लिख देना है और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है इन टर्म्स ऑफ वाई। ये वाई प्लस वन है, माइनस वन हो गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई 4। तो वाई क्योंकि एफ ऑफ एक्स है और ये फंक्शन कौन सा है, बाइजेक्टिव ज़रूरी है, तो फिर आप एक्स को लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई। आप ऐसे कह लें जी एफ दूसरी साइड पे जाके एफ इनवर्स मान के समझने के लिए, तो एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, एफ इनवर्स वाई। अब ये सारा आपके पास वाई है, वेरिएबल आपने रिप्लेस कर देने हैं, बस वाई की जगह एक्स कर देंगे। एफ एस सी में पार्ट 2 में भी क्वेश्चन है इस तरह के, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन बिफोर, ये आपके पास एक्स का इनवर्स आ चुका। अब आते हैं ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे, ये क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन पे भी आ जाता हूँ। एक्स मैंने एक सेट लिख लिया 1 2 3, वाई प्राइम लिख लिया ए बी सी डी, वाई लिख लिया ए बी सी डी ई और जी लिख लिया एक्स वाई जी। वाई प्राइम के एलिमेंट्स थे ए बी सी डी और एक्स के एलिमेंट्स थे 1 2 3। 1 को मैप करा दिए 3 पे, सी पे, 2 को बी पे, 3 को ए पे, ये हमने एक फंक्शन लिख लिया। और y और z में भी हम एक फंक्शन लिख रहे हैं। y के एलिमेंट्स थे a b c d e और z के x y z। a को मैप कराया y पे, b को भी y के, c को z पे, d को भी z पे, e को भी z पे। ये हमने एक फंक्शन लिख लिया है g फ्रॉम y टू z। ये दो फंक्शन हमने लिखे, दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, x और y प्राइम वाली डायग्राम जो ब्लू में और ब्लैक में जो है वो y और z वाली, यानी कि ये x से y प्राइम में जो f फंक्शन था और y से z में जो g फंक्शन था। तो इनको जब हम कंपोज करें, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, इसको हम कहते हैं g ऑफ f। ये f था और ये g था, तो आपने इसको कैसे पढ़ना है, g ऑफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू z। आप किधर चलें, आप x से डायरेक्ट z पे। अब हमने इनको लिखना कैसे होता है, मैं अब आपको वो बताऊँ। 1 किस पे मैप कर रहा है, c पे, और c आगे से किस पे मैप कर रहा है, z पे, यानी कि 1 मैप कर रहा है z पे। अब आपने ऐसे लिखना है, x और z जो दोनों आपने लिखने चाहिए। देखिए ये मैंने x भी लिख दिया, ये z भी लिख दिया। 1 मैप हुआ c पे, c आगे से z पे, यानी कि 1 जो है वो z पे मैप। 2 किस पे मैप हुआ जी, b पे, b भी किस पे मैप हुआ, y पे, इनके 2 मैप हुआ y पे। फिर देखें 3 किस पे मैप किया, a पे, a किस पे मैप हुआ, y पे, यानी कि 3 मैप हुआ है y पे। ये मैंने वो बना दिया, 3 मैप हुआ y पे। 1 c पे था, c z पे, तो 1 को हमने z पे मैप कराया। फिर 2 b पे था, b y पे, और 2 को y पे। फिर 3 a पे था और a y पे था, तो 3 को हमने डायरेक्ट मैप कराया y पे। ये आपके पास क्या आ गया, g ऑफ f विच इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ये हमने g ऑफ f फाइंड किया। इसी तरह आप f ऑफ g भी फाइंड कर सकते हैं। फिर आपको वो सारा इन्वर्स वाले काम में जाना पड़ेगा। f एंड g आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि दो फंक्शन आपस में एक दूसरे के इन्वर्स कब कहलाते हैं, ये देखें। f एंड g आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर इफ देयर कंपोजिशन गिव्स द आइडेंटिटी। जैसे अभी हमने कंपोजिशन की है g ऑफ f, तो अगर इसी तरह आप कंपोजिशन उनकी चेक करें और आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन आए, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब है इधर आपके पास x आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है, यानी कि f ऑफ g ऑफ x भी निकालें और g ऑफ f ऑफ x भी। ये जो हमने निकाला है ये हमने g ऑफ f निकाला है, तो आप इसी तरह f ऑफ g भी निकालें, और अगर उन दोनों का आंसर x आ जाए तो वो दोनों फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्सेस कहलाते हैं। दैट इज f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x एंड both will be equal to x, then these functions are called inverses of each other। और f of g of x, g of f of x के इक्वल नहीं of f of x, लेकिन अगर ये इक्वल हो जाते हैं, और सिर्फ ये बात नहीं है कि इक्वल हो तो इन्वर्स कहलाएंगे ना, इक्वल होने के साथ साथ दोनों का आंसर x भी आए, आइडेंटिटी फंक्शन भी आए, तो तब वो दोनों फंक्शन जो है वो एक दूसरे के इन्वर्सेस कहलाते हैं। बताता हूँ ये f of x उसने दिया हुआ, g of x भी उसने दिया हुआ। मैं पहले निकालता हूँ f of g of x। अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे g of x की वैल्यू जो लिखी हुई है ना वो इधर पुट कर देंगे। अब आप समझ लें 2f बन गए हैं, नीचे से वैल्यू उठाएंगे
ऊपर पुट कर देंगे। पुट किधर करेंगे? एक्स की जगह पे, यानी कि ये सारी वैल्यू जो है ये आप एक्स की जगह पे पुट कर देंगे। देखें जी 3, फिर एक्स की जगह पे ये वैल्यू आ गई +2, इसको मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर एक्स आ गया। जो भी आंसर आता है ये मैंने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला है। अब इसी तरह मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करता हूँ। ये देखें जी वही दोनों फंक्शन के, तो ये वाली वैल्यू जो है ये आप उठा के किधर पुट करेंगे? एक्स में, जैसे लास्ट अभी आपने किया है। एक्स में पुट हो गया, एक्स की जगह पे आ गया 3x + 2, आगे ये -2 डिवाइडेड बाई 3 सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 3 नहीं, 3 और 3 कट गए, एक्स आंसर आ गया। तो अब क्योंकि दोनों का आंसर एक्स आ गया तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस क्या हो सकता है? f² लिख दे, फाइंड f², x भी ना लिखे, हो सकता है लिखे फाइंड f² या f² ऑफ x। तो अब इसमें आपने क्या करना है? f ऑफ x फाइंड करना है। और अगर g² x लिखता है तो अब आपने क्या करना है? g ऑफ x फाइंड करना होता है। क्यूब लिख दे हो सकता है, तो फिर वो 3 दफ़ा आपने फाइंड करना है। बहरहाल f² x मैं बताता हूँ कैसे फाइंड करना है। f ऑफ x लिख लिया, ये f ऑफ x की वैल्यू थी, उठा के इधर लिख ली। अब ये दो वैल्यूज़ 2f बन गए, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, x की जगह पे पुट कर देंगे 3 इंटू दिस वैल्यू, यानी कि 3x + 2, आगे क्या है +2, इसको सॉल्व किया, ये आपके पास f² का आंसर आ गया। अच्छा, अब इन पे जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन फिलहाल आप फंक्शन ही लिख लें। वो क्या है जी? अगर ऐड हो रहे हैं तो आप उनको लहदा कर देंगे, माइनस में भी लहदा कर देंगे, मल्टीप्लाई में भी लहदा कर देंगे, डिवाइड में भी उसी तरह आप उनको लहदा कर देते हैं। नेक्स्ट MCQ क्या है? f एंड g आर 1 to 1, देन देयर कंपोजिशन g ऑफ f इज आल्सो 1 to 1। अगर फंक्शन दोनों 1 to 1 है तो उनकी कंपोजिशन भी आपके पास 1 to 1 ही आती है। इसी तरह अगर दोनों ऑन टू है, नेक्स्ट MCQ ये है, इफ f एंड g आर बोथ ऑन टू देन देयर कंपोजिशन इज आल्सो। अगर दोनों फंक्शन 1 to 1 है तो कंपोजिशन भी 1 to 1 होती। अगर दोनों फंक्शन ऑन टू हैं तो उनकी कंपोजिशन भी ऑन टू होगी। a + b होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। सिमिलरली a - b होल मॉड इज लेस देन इक्वल टू a मॉड प्लस b मॉड। और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं तो फिर इक्वालिटी आती है। अगर प्लस या माइनस है तो इनइक्वालिटी आएगी, और अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो इक्वालिटी आ जाती है। पावर सेट क्या है जी? जितने भी आपके सब सेट हैं उन सब को आप एक ही सेट में लिख दें तो वो सेट पावर सेट कहलाता है। अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। देखिए 1 2 3 मैंने उसके साथ अपने सब सेट लिख दिए, 5 था, फिर एक एक करके जैसे मैं उठता था तो एक एक करके लिखा, फिर 2 2 करके लिखा, फिर 3 3, फिर 4 4, इसमें तो आई 3 है इसलिए हम इधर रुके हैं। तो ये जो सेट है इस सारे को हमने एक सेट का नाम दे दिया है। ये सारा आपके पास एक सेट बन गया। तो ये सेट जो है पावर सेट कहलाता है। और पावर सेट जो है ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, उसमें कितने सब सेट आते हैं? 2⁻3, क्योंकि 3 एलिमेंट है ना तो 8 आ गया। ये 8 आपके पास सब सेट्स लिखे हुए हैं। 4 होते तो 2⁻4 16 हो जाते हैं। वो देखें, इफ a is less than b and b is less than c then a is also less than c। ये क्या है जी? अब ये एग्जांपल छोटी सी लिखी हुई है। 9 जो है वो 10 से लेस होता है और 10 11 से लेस होता है, तो 9 जो है वो भी 11 से लेस होगा। लेस देन इक्वल टू x - 5 लेस देन इक्वल टू 8। तो अब आप क्या करें? इन दोनों को लहदा इकट्ठे भी सॉल्व कर सकते हैं, लहदा करें थोड़ा ईजी हो जाएंगे। इसको लहदा इनइक्वालिटी ट्रीट कर लें और इसके साथ लहदा, यानी कि 2 के साथ लहदा मिला लें, 8 के साथ लहदा मिला लें। 2 इज लेस देन x - 5, दोनों तरफ 5 ऐड किया, सो x इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, एक आंसर आ गया। अब इसको चेक करते हैं, दोनों तरफ 5 ऐड किया तो x इज लेस देन इक्वल टू 13, इनको फिर इकट्ठा करके वापस आपने लिख दिया, यानी कि इसका आपके पास आउटपुट क्या आ रहा है? क्लोज्ड इंटरवल 7 to 13। क्लोज्ड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इक्वल भी है साथ, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन नहीं है, साथ ही छोटी लाइन लगी थी इक्वालिटी को शो कर रही होती है, यानी कि 7 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 13। अगर इधर होता x इज लेस देन 7 सॉरी x इज ग्रेटर देन 7 लेस देन 13, फिर मैं ये इंटरवल देता हूँ, इट इज़ कॉल्ड
ओपन इंटरवल, यानी कि ये आपको बता रहा है कि इसमें 7 और 13 नहीं, ये मैंने लिख दिया, देख ली। क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड ब्रैकेट्स, ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट्स। क्लोज्ड में क्या होता है जी, 7 और 13 इसमें शामिल है। ओपन में क्या है, 7 और 13 शामिल नहीं है। ओपन को इन ब्रैकेट से भी शो करते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर भी है, लेकिन अगर इंटरवल की फॉर्म में आप चल रहे हैं तो फिर ये ओपन इंटरवल है। अच्छा, उसके बाद ये देखें जी, राइट साइड से ब्रैकेट क्लोज्ड है, लेफ्ट साइड से ओपन है, या राइट पे बड़ी ब्रैकेट है, लेफ्ट पे छोटी है, तो ये राइट हैंड क्लोज्ड कहलाता है। राइट हैंड क्लोज भी कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड ओपन भी कह सकते हैं, सेमी क्लोज्ड भी इसको कहते हैं। इसी तरह अगर 13 वाली साइड पे आप ओपन कर दें, 7 वाली साइड पे क्लोज कर दें, तो वो राइट हैंड ओपन हो जाएगा और लेफ्ट हैंड क्लोज्ड हो जाएगा, सेमी क्लोज्ड भी उसको कहते हैं। आगे कि अगर मतलब 7 है ग्रेटर दैन 5, जब आप दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर -7 इज़ लेस दैन -5 हो जाता है। ये भी ज़हन में रख लें। मतलब इफ़ ए इज़ लेस दैन बी देन -a इज़ ग्रेटर दैन -b। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे किसी भी इनइक्वालिटी में तो वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मतलब जो ग्रेटर था वो लेस हो जाएगा, लेस है ग्रेटर। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन देखें, अगर x 0 या 0 से ग्रेटर है तो x के इक्वल ही है, लेकिन अगर x लेस दैन 0 है तो फिर वो -x के इक्वल है। ये 5 है, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब 5 जो है वो ज़ाहिर है 0 से ग्रेटर है, आप सीधा सीधा 5 लिख देंगे। लेकिन -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू में आप क्या करेंगे, साथ एक माइनस और लिखेंगे। एक माइनस तो ये इसका अपना है ना, ये वाला एक माइनस आप इस डेफिनेशन की वजह से लिखेंगे। ये जो डेफिनेशन में ये वाला माइनस है जी, ये भी आपने लिखा है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +5। इसलिए तो हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 1 = 5। एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ प्लस माइनस दें। आप प्लस वाली को लहदा ट्रीट कर लें, माइनस वाली को लहदा ट्रीट करें, सिंप्लीफाई करें, दो आंसर आपके आ जाएंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू के दो लाजमी आते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो इसलिए दोनों को लहदा ट्रीट करते हैं, 6 एंड -4। अच्छा, इसको आपने क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल में नहीं देना, ये सेट आएगा। सेट हमेशा मिडल ब्रैकेट से शो होता है और इंटरवल्स जो हैं वो बड़ी या छोटी ब्रैकेट से शो होते हैं। ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपको सेट की फॉर्म में आंसर देंगे, लेकिन जो पहले आपने देखे ना क्वेश्चन इनइक्वालिटीज वाले, ये आपको इंटरवल की फॉर्म में आंसर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 5 इज लेस दैन 5। आप देखें जी, एब्सोल्यूट वैल्यू भी है और इनइक्वालिटी, समझ लें दोनों पिछले क्वेश्चन हमने इकट्ठे कर दिए। इसके साथ अब प्लस माइनस आपने देना, लेकिन इस तरह देना, देख लें x - 5 इज ग्रेटर दैन -5 एंड x - 5 इज लेस दैन प्लस वाले से लेस कर लेना और माइनस वाले से ग्रेटर। फिर इन दोनों को आपने उसी तरह वो जो इनइक्वालिटी थी लाता सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व किया, आपके पास x ग्रेटर दैन 0 आ गया, इसको सॉल्व किया x इज लेस दैन 10 आ गया। अब इसका आंसर क्या होगा, 0 to 10, नॉट सेट इंटरवल। और इंटरवल भी कौन सा होगा, ओपन। क्यों, इधर देखें इनइक्वालिटी के साथ इक्वल नहीं है, नीचे लाइन नहीं ना लगी, इक्वल नहीं है, ये आपके पास एक ओपन इंटरवल आ जाएगा। 0 से बड़े और 10 से छोटे सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद होंगे। डेंस क्या है, वैसे तो ये आपका वो मीट्रिक स्पेशियल टोपोलॉजी वगैरह का टॉपिक है, लेकिन चलो देख लें, रियल में भी आता है। सेट ए ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी डेंस इन R इफ एवरी ओपन इंटरवल कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ A। मतलब किसी सेट में सेट ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी डेंस। कोई सेट है ना आपके पास, वो डेंस कब कहलाता है, कोई सेट आपके पास डेंस कब कहलाता है, सेट ए ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी डेंस इन R यानी कि रियल नंबर्स इफ एवरी ओपन इंटरवल कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ A, यानी कि उस सेट में जितने भी ओपन इंटरवल बन रहे हैं ना, उस सेट में जितने भी ओपन इंटरवल बन रहे हैं उन सब में उस सेट का कोई ना कोई पॉइंट लाजमी आ रहा हो। एग्जाम्पल क्या, रेशनल नंबर्स और डेंस इन R, इंटेजर्स जो है वो डेंस करते हैं जी बाउंडेड सेट्स पे, बाउंडेड, अनबाउंडेड, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, सुप्रीमम, इन्फीमम, बेसिक चीज़ें। बाउंडेड सेट क्या है, आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझ लें कि ऐसा सेट जिसकी बाउंड्री हो, वो
बाउंडेड सेट कहलाता है। बाउंड्री हो से क्या मुराद है, आपको उसका राइट साइड से भी एंड पता हो, लेफ्ट साइड से भी आपको उसका एंड पता हो। बल्कि इससे पहले मुझे बताना चाहिए था फाइनाइट और इन्फिनिट सेट्स। फाइनाइट क्या है, जो रुक जाता है, जैसे मतलब मैं ए लिखता हूँ 1 2 3 4, ये फाइनाइट सेट है, मुझे पता है इसमें क्या है। लेकिन अगर मैं ए लिखूँ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये फाइनाइट नहीं है, ये एक इन्फिनिट सेट है। और जो भी फाइनाइट सेट है वो बाउंडेड है। मुझे पता ना इसकी बाउंड्री क्या है, 1 है इधर से लेफ्ट साइड से, राइट साइड से क्या है 4। एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, जो भी फाइनाइट सेट है वो बाउंडेड होगा। और बाउंडेड की डेफिनेशन क्या है, सेट इज बाउंडेड इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। याद रख लें कि अगर सेट बाउंडेड अबव है, देखें इधर से भी बाउंड है, इधर से भी बाउंड है, बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, सो इट इज कॉल्ड अ बाउंडेड सेट। एक साइड से भी अगर वो बाउंडेड ना हुआ, यानी कि बाउंडेड अबव ना हो या बाउंडेड बिलो ना हो, तो वन बाउंडेड सेट कहलाता है। जैसे ये वाला सेट है, इसको बी का चले नाम देते हैं। सेट बी जो है वो अनबाउंडेड है, इन्फिनिट है ना, अनबाउंडेड है, और सेट ए जो है वो बाउंडेड है। अब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की भी डेफिनेशन देख ले। इफ अ सेट ए हैज अपर बाउंड देन सेट इज सेड टू बी बाउंडेड। अब अपर बाउंड क्या है, ये अपर बाउंड है आपका 4। इफ अ सेट हैज अपर बाउंड देन द सेट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। इसी तरह अगर लोअर बाउंड हो तो बाउंडेड बिलो। अब इसमें लोअर बाउंड क्या है 1, लेकिन इसमें अपर बाउंड का पता नहीं है बी में, इसलिए बी जो है वो अनबाउंडेड है। बाउंडेड अबव क्या है जी, इफ अ सेट हैज अपर बाउंड देन इट इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। इफ अ सेट हैज अ लोअर बाउंड देन इट इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो। हुए थे ना अपर बाउंड और लोअर बाउंड, उनकी बात भी करते हैं। अपर बाउंड क्या है, तो वैसे तो मैंने आपको उस एग्जांपल में बता दिया अपर बाउंड क्या है जी। एक और एग्जांपल मैंने लिखी है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10। 10 जो है ये आपका अपर बाउंड है। अच्छा, अब 10 से आगे भी सारे अपर बाउंड ही हैं। 10 के बाद क्या आ जाता है जी 11 12 13 14, ये सारे अपर बाउंड हैं। और 1 और 1 से पीछे जो है ना 1 0 -1 -2, ये सारे के सारे लोअर बाउंड्स कहलाते हैं। 10 11 12 13 ये सारे क्या हैं अपर बाउंड्स। और इनमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, 10 है सबसे छोटा। तो जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसको सुप्रीमम कहते हैं। सबसे छोटे अपर बाउंड को सुप्रीमम कहते हैं। और इनमें लोअर बाउंड कौन से हैं जी 1 0 -1 -2 चलते जा रहे हैं पीछे। ये सारे के सारे जो हैं ये लोअर बाउंड्स हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है 1। तो जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड होता है उसको इन्फिमम कहते हैं। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एन एलिमेंट m बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ s। अब देखें एन एलिमेंट m बिलोंग्स टू r है, यानी कि अपर बाउंड का आपके सेट से बिलोंग करना जरूरी नहीं है। ये अपर बाउंड सेट से बाहर भी हो सकता है। m बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड एन अपर बाउंड ऑफ s इफ फॉर ऑल, ये उल्टा है जो फॉर ऑल का सिंबल होता है, फॉर ऑल दूसरी तरफ लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, यानी कि s के सारे एलिमेंट्स, s के सारे एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स m जो है इससे छोटे हों, 11 छोटे हों या बराबर हों, इक्वल भी है, क्योंकि 10 है ना, 10 के इक्वल भी है। आप देखें 11 12 13 14 ये सारे जो हैं, ये जितना भी सेट है ये सारे इससे छोटे हैं, सिर्फ 10 ही इक्वल है, इक्वल भी इसमें शामिल है। सुप्रीम क्या है जी, लीस्ट अपर बाउंड, ये मैंने आपको इधर बता दी। लीस्ट अपर बाउंड इज कॉल्ड द सुप्रीमम। इस सेट में हमारे पास सुप्रीमम क्या है 10। लोअर बाउंड भी देख लें, बता दो, मैंने आपको एग्जांपल में दी है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एलिमेंट m बिलोंग्स टू r। इसमें भी देखें m बिलोंग्स टू r, m बिलोंग्स टू s नहीं लिखा हुआ, यानी कि कोई भी रियल नंबर इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ s इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s m इज लेस देन इक्वल टू x।
उसमें क्या था ग्रेटर, इसमें क्या है लेस। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज कॉल्ड इन्फीमम, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एग्जांपल्स ये आप देख चुके हैं ना 1 to 10। हाँ जी, ये वो एग्जांपल आ गई जिसकी बात मैं कर रहा था कि सुप्रीमम या इन्फीमम जो हैं उनका उस सेट से बिलोंग करना ज़रूरी नहीं है। ये देखें नहीं 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये अब हम छोटे नंबर्स की तरफ जा रहे हैं। तो 1/2, 1/3, 1/4, ये अब आपके छोटे नंबर होते हैं, मतलब 1/2 है 0.5, देखें ये 1 है, फिर आगे क्या है 0.5, फिर 0.3, छोटे होते हैं। तो एंड में आपके पास 0 आ जाएगा, एंड में क्या आ जाएगा 0। तो इन्फीमम फेस्ट जो है वो 0 है, लेकिन 0 देखें इसमें तो मैंने 1/n लिखा हुआ, और सुप्रीमम फेस्ट जो है वो आपके पास 1 है, सुप्रीमम 1 है और इन्फीमम 0। सुप्रीमम एंड इन्फीमम मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट, मैं बात आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा जी, ये हमने एक सेट लिया ए और इसमें एलिमेंट्स कौन से लिए 5 से छोटे, x लेस देन 5, तो लेस देन 5 कौन से गए 4, 3, 2, 0, 1 फलां फलां फलां। तो अब ये सिर्फ बाउंडेड अबव है ना, 4 से छोटे हैं ना, 4, 3, 2, 1 इधर चलते जा रहे हैं। अब ये बाउंडेड अबव है, ये तो अबव वाली बाउंड्री मुझे पता है, लेकिन डाउन वाली मुझे नहीं पता, तो अनबाउंडेड हो गया। ये भी देखें ना ऊपर वाली बाउंड्री पता ना नीचे वाली, अनबाउंडेड हो गया। इसमें दोनों पता है, लोअर बाउंड्री 10 है, अपर बाउंड्री लोअर -10 है, अपर +10 है, ये भी ये बाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है। क्यों अनबाउंडेड है? क्योंकि 5 अपर बाउंड का मुझे पता है, लोअर बाउंड वही नहीं पता, इन्फिनिटी तक जा रहा है, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो 5 और 5 से ऊपर जो आ रहे हैं वो सारे के सारे अपर बाउंड्स हैं, और अपर बाउंड्स में सबसे छोटा कौन सा 5, तो उसको हम सुप्रीमम कहते हैं, सुप्रीमम d इज 5। यानी कि अगर आपके पास बाउंडेड अबव वाली बात है तो उसका मतलब होगा अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो तो सुप्रीमम भी लाजमी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो तो इन्फीमम भी लाजमी एग्जिस्ट करता है। जैसे इसमें देखें 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। लोअर बाउंड क्या है 2, और 2 से पीछे 0, -2 फलां फलां फलां। लोअर बाउंड x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से जो है। अब इन्फीमम क्या है, ये 2। ठीक है, आप ऐसे समझ लें, बड़े वालों में से सबसे छोटा और छोटे वालों में से सबसे बड़ा है। कि अगर आपको जीसीडी पता है तो आप x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है d GCD ऑफ ए बी, दैट्स d भी लिख देते हैं। d जो है वो नॉर्मली GCD को शो कर रहा होता है। d इज इक्वल टू GCD ऑफ ए बी। 540x प्लस 160y, x और y की हमने वैल्यूज निकालनी है। करना क्या, अब हमने इनकी वो डिवीजन शुरू कर देनी है, वो डायगोनल वाली ऐसे वाली जो आपको अपना HCF फाइंड करते हुए कर रहे थे। 163 ज़र 504 36 आ गया। अब 540 को मैंने क्या लिख लिया 3 × 168 प्लस 36, 168 इधर लिख लिया, 36 बाहर आ गया, 36 4 144, 24 आ गया, उसको भी मैंने लिख लिया 168 को 36 × 4 प्लस 24, फिर 24 लिखा, 36 इधर लिख लिया, 24 1 ज़र 24, 12 आ गया, उसको भी मैंने इसी तरह लिख लिया। 36 इज इक्वल टू, ये बेसिकली यूज़ हो रहा था ए इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये भी एक थ्योरम है। तो इसको हमने इस तरह लिखा होता है इज इक्वल टू B, यानी कि 540 इज इक्वल टू 168 × 3 प्लस रिमाइंडर। ठीक, डिवीजन एल्गोरिथम हम इसको कहते हैं। तो इसी तरह 12 2 ज़र 24, यहाँ पे अब ख़त्म हो गया काम। किया मैंने क्या है GCD फाइंड किया। पहले हमने क्या किया जी, इन दोनों नंबर्स का GCD फाइंड किया ताकि इधर लिख सकें। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्या, D इज इक्वल टू AX प्लस BY एंड D इज द GCD ऑफ AB। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह रहे हैं, GCD कह रहे हैं। 12 मैंने इसका GCD फाइंड कर लिया। 12 इज इक्वल टू 540x एंड 168y, 540x प्लस 168 टाइम्स y।
अच्छा आप देखिए, अब ये मैंने 36 को लिखा है 540 माइनस 3 टाइम्स 168, फिर ये जो 24 था, जो जो आपका रिमाइंडर आ रहा है ना, रिमाइंडर को आपने एक साइड पे कर देना, यानी कि आपने ऐसे लिखना है रिमाइंडर इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू, सबको ऐसे लिखते जाना है। क्यों लिखते जाना है, मैं एक्चुअली ना इनको ऐसे सेट करना चाह रहा हूँ। 36 इज इक्वल टू ये लिख लिया 1 प्लस 1 इंटू 24 प्लस 12, तो 12 भी आपका रिमाइंडर था, यहाँ तक तो आपका वो काम है जो आप पहले करते आ रहे हैं। अब 12 को मैंने क्या किया, ये 24 की वैल्यू उठाई और यहाँ पे पुट की। 24 की वैल्यू कहाँ से निकली आपके पास है, यहाँ से 24 यहाँ से आपके पास क्या आया 36 माइनस 12। अच्छा 24 की वैल्यू पुट कर ली, इसको सिंप्लीफाई किया, वो वैल्यूज पुट करते करते हमने कंटिन्यू कर लिया। जब कंटिन्यू किया ना, अब ये देखिए आप वापस, यानी कि बैक प्रोसेस हम कर रहे हैं, आप वापस 540 और 168 इस जगह पे पहुंच जाएंगे। वहाँ से हमें पता चल गया 540 के साथ इधर x था, इधर 5 है, तो ये x की वैल्यू है। 160 के साथ इधर y था, इधर 16 है, तो ये b की वैल्यू आ गई। a 5 आ गया, b 16 आ गया। ये वहीं जो अभी थ्योरम में आपको बता था, दोबारा लिख दिया। GCD ऑफ a b is equal to 10, then there exist integers x and y such that d is equal to ax plus by।